दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, जो पहले कहा जाता था आज प्रयागराज है, आनंद भवन में उनका जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू से 1916 में हुई थी। इनके पिता एक माने जाने मोतीलाल नेहरू एक बैरिस्टर थे और माता स्वरूप रानी थी। दोस्तों, गांधी जी के संपर्क में यह ब्रिटिश से पढ़ करके लॉ की डिग्री लेने के बाद ये आए और गांधी जी जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें बिना सोचे समझे कूद पड़े और गांधी जी के कदमों से कदमों मिलाते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए 9 बार यह जेल गए और असहयोग आंदोलन में अच्छी तरह से भाग लिया। स्वतंत्रता के चाहने वाले नेहरू, बच्चों पर प्यार लुटाने वाले नेहरू, फैशन के आइकॉन नेहरू, एक अच्छे लेखक नेहरू जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। नेहरू जो है देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। यह गरम दल के नेता नहीं थे, नरम दल के नेता थे, गांधी जी के अनुयायी थे और गांधी जी के सबसे प्रिय यह थे। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तो उस समय पटेल के मत में 12 वोट और नेहरू के मत में कोई नहीं। फिर बाद में सीतारमैया को 3 वोट मिले थे, उन्होंने भी नेहरू को दे दिए। अब सवाल उठता है कि गांधी जी के सामने की 12 वोट सरदार भाई वल्लभ पटेल को मिले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए और इनको एक भी वोट नहीं मिला था। फिर भी इन्होंने, गांधी जी ने इनको क्यों प्रधानमंत्री बनाया? इसके पीछे बहुत से कारण है दोस्तों। नेहरू जो भाषण देते थे वो जनता में बहुत लोकप्रिय था। पटेल जब भाषण देते थे तो वह लोकप्रिय नहीं था। देश बिल्कुल भिखारी था। हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी। सब अंग्रेज अपना सामान बनाकर हमारे देश में लाते थे और बेचते थे, हम उसको लेते थे और थोड़ा बहुत स्वदेशी था जिस पर हम लोग काम चलाते थे। तो गांधी जी को पता था कि यदि नेहरू प्रधानमंत्री बन जाते हैं और विदेशों में इनको लोग जानते हैं तो यह देश के लिए कुछ विदेशों से मदद ला सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो पटेल को विदेश में लोग नहीं जानते हैं और जिनको नहीं जानते हैं उनको मदद करने का वादा कोई नहीं करेगा, मदद कोई नहीं करेगा। जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, गांधी जी की हत्या हो गई थी। पटेल उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू के लिए एक बहुत बड़ा सा मकान देना चाहते थे। नेहरू उस समय 17 यार्क रोड पर एक 4 बेडरूम में रहते थे। वो बड़े मकान में जाना नहीं चाहते थे, उसी में खुश थे। लेकिन पटेल ने उनसे कहा, देखिए पंडित जी, आपको एक बड़े मकान में चलना पड़ेगा। मैंने गांधी जी की सुरक्षा नहीं दे पाई जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। मुझे बहुत लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर, तो ऐसा ना हो कि आपके भी हत्या का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। यदि आप बड़े कमरे में नहीं जाते हैं तो मैं गृह मंत्री के पद से त्याग पत्र दे देता हूँ। उस समय कमांडिंग इन चीफ जिस मकान में रहते थे, आज उसी को हम त्रिमूर्ति भवन बोलते हैं, तो नेहरू बहुत कहने पर उस मकान में गए। नेहरू ने 1948 में भाखड़ा नंगल बांध की स्थापना की। अमेरिका गए, वहां से इंजीनियर लाए, सामान लाए। हमारे यहाँ लोहा सीमेंट कुछ पैदा नहीं होता था दोस्तों, सारी आइटम्स जो है अमेरिका से लेकर आए और भाखड़ा नांगल 2 बांध हैं, एक भाखड़ा है एक नांगल है और दोनों की दूरी एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी है और बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट इन्होंने सोचा और उसको शुरू करवाया। नेहरू जी हमेशा देखने जाया करते थे। जब भाखड़ा नंगल बांध 1963 में बनकर के तैयार हो गया, उन्होंने देश को लिए समर्पित कर दिया और 1970 में पूर्ण रूप से काम करने लगा। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बहुत से हिस्सों की सिंचाई होती थी। नेहरू जी जब बने प्रधानमंत्री तो उन्होंने देश की समस्याओं को देखा और अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, इंजीनियर, संसद सदस्य की एक बैठक बुलाई
और कहे कि भाई हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो लोगों ने एक मत से राय दिया कि हमारी जमीन उर्वरक है, जब बारिश होती है तो बहुत अच्छा अनाज पैदा होता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती, अकाल पड़ जाता है, तो हमारे यहाँ कुछ पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम प्रकृति पर निर्भर हैं। तो उन्होंने कहा कि सिंचाई की यदि व्यवस्था हो जाए तो ऐसा हमारा देश खाद्यान्न में बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएगा। तो नेहरू जी अमेरिका गए, वहाँ से इंजीनियर लाए और सामान लाए, और भाखड़ा नंगल बांध की मतलब कार्यक्रम शुरू हुआ। नांगा और भाखड़ा नंगल बांध और नांगल की दूरी 10 किलोमीटर है। यदि कभी भाखड़ा नंगल बांध टूट जाता है तो नांगल में पूरा पानी चला जाएगा और नांगल उसको रोक लेगा और वहां से होगा। 1365 मेगावाट बिजली वहां से पैदा हुआ, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कुछ पंजाब को भी ये बिजली मिली। तो नेहरू जी ने पहले तो भाखड़ा नंगल बांध की किया। 1950 में IIT खड़गपुर की स्थापना की। 1955 में एम्स जो दिल्ली में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसकी स्थापना की। उसके बाद इन्होंने रसिया के सहयोग से भिलाई में स्टील प्लांट लगवाया, क्योंकि हमारे यहाँ स्टील कुछ था ही नहीं। अब बिना स्टील के कुछ काम नहीं सकता है। आप लोगों ने देखा होगा 1970-80 तक भी हमारे यहाँ जो ट्रक होते थे, उनकी जो पीछे की बॉडी होती थी वो लकड़ी की होती थी, और जहाँ ड्राइवर बैठता था वही लोहे का होता था। दूसरा, आपने जीप देखा होगा, चाहे पुलिस की जीप हो, चाहे गांव की जमींदार की जीप हो, बॉडी पूरी जो है लोहे की स्टील की होती थी, लेकिन दोस्तों उसका छत जो है पर्दे का होता था, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा स्टील नहीं था, किसी तरह से हम काम चलाते थे। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से स्कूल खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, और जिससे कि डॉक्टरों की पढ़ाई हो सके, अच्छे डॉक्टर निकल सके, और यहाँ पर लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरह से बन सके। नेहरू जी हर वक्त देश के बारे में सोचते रहते थे, और जब वह बालक थे, जब पढ़ते थे, तो उनके पास बहुत पैसा था, और उनके कपड़े पेरिस धुलने के लिए जाते थे। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, लॉ की डिग्री ली। लेकिन जब वे देश के प्रधानमंत्री बन गए तो इन्होंने अपने लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। वह बहुत वित्त व्यती हो गए। एक बार वो आसाम की तरफ जो है क्या कहते हैं, डिब्रूगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो उनके पर्सनल जो सचिव थे वह उनके कमरे में गए, तो क्या देखते हैं कि उनका नौकर जवाहरलाल नेहरू पंडित जी का काला मोजा जो फटा हुआ था उसको सुई से सिल रहा था। तो फटे मोजे भी वो पहन लेते थे। वो अपने कपड़े बहुत लोगों को दे देते थे। एक गर्म कोट था जो लाल बहादुर शास्त्री को दिए, और वही गर्म कोट खादी का जो था उसको पहन करके ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री जी गए हुए थे। नेहरू इतने मितव्ययी थे कि यदि वो कार से कहीं जा रहे हैं और एकाएक याद आ गया कि मेरे गाड़ी में नल खुला हुआ है, तो कार रुकवा देते थे और सीधे जो है ड्राइवर को भेजते थे कि जाओ पहले नल बंद करके आओ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। एक बार उनकी कार पंचर हो गई। आज की तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हैं, काफिला चलता है, बहुत सी गाड़ियां होती हैं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता था। एक अकेले ही कार में जा रहे थे, कार पंचर हो गई। उनका ड्राइवर जो है दौड़ कर गया और वहीं पर टैक्सी स्टैंड था, एक दूसरी कार किसी सरदार जी की थी, ले आया और नेहरू जी उसमें गए। नेहरू जी पंचशील समझौते को इसलिए लागू किए थे कि अभी हमारा देश आजाद हुआ था। लड़ाई लड़ते 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 अंग्रेजों से हर देखा उन्होंने, हर अंग्रेजों का अत्याचार देखा, भारतीयों की हत्या देखा, शहीद होते हुए देखा, तो वह लड़ाई के पक्ष में नहीं रहते थे और पंचशील समझौता बनाया। लेकिन 1962 में चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई कह करके हमारे भारत के ऊपर 1962 में आक्रमण कर दिया। हमारे पास कोई अच्छे हथियार नहीं थे, अंग्रेज अच्छे हथियार छोड़कर नहीं गए थे, यहाँ तक उन्होंने कोई गाड़ी नहीं छोड़ी थी। मतलब जो ले नहीं जा सकते थे, टूटे फूटे सामान थे, जो यूज में नहीं आ सकते थे ठीक से, उन्हीं को छोड़कर गए थे। जैसे रेलवे लाइन नहीं ले जा सकते थे, जो पुल बनाए थे नदियों पर उसको नहीं ले जा सकते थे, और जो बिल्डिंग बना गए थे उसको नहीं ले जा सकते थे, बाकी वह सब लेकर के चले गए। 62 की लड़ाई हुई। लोग कहते हैं कि हम चाहते जीत जाते। अरे कैसे जीत जाते? एक आदमी, एक सिपाही को 50 गोली मिलती थी फायर करने के लिए। अच्छे कपड़े नहीं थे ठंड में बचने के लिए, जूते नहीं थे, मोजे नहीं थे,
कुछ भी नहीं था जिसमें हमारे बहुत से सैनिक ठंड से पैदल चलते चलते रास्ते में ही मर गए। नेफा की पहाड़ियों पर आप वैसे ही देखते होंगे टीवी में, लेकिन असलियत नेफा तो नेफा ही है, और वहाँ पर जो है इतना आसान नहीं है। आज मैं भी कभी गया हूँ, लेकिन उस समय सन 62 में नेफा क्या था, कुछ नहीं था। हमारे वीर सपूत जवान देश की रक्षा के लिए चलते गए, गोलियां चलाते गए, हमारे भी मारे गए, उनके भी मारे गए, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी, हमारी संख्या कम थी। उनके एक हथियार पर 3 आदमी होते थे, हमारे एक हथियार पर 1 आदमी और 50 गोली मिलती थी। हम लड़े, बहादुरी से लड़े, बहुत से हम सैनिक चाइना के हमने मारा, उन्होंने भी हमको मारा, लेकिन लास्ट में हम हार गए और आसाम के कुछ हिस्से तक चाइनीज आ गए और हमारी मिलिट्री में जो जवान थे उनको सरेंडर करा करके कैद करके ले गए। बाद में समझौता हुआ, छोड़ दिया गया। उसके बाद नेहरू जो है इतने मतलब हतोत्साहित हो गए, क्योंकि उस समय के राष्ट्रपति जो हमारे थे, दूसरे राष्ट्रपति बने थे राधा कृष्णन, उन्होंने भी ब्लेम कर दिया नेहरू की वजह से हार हुई है। देश ने भी कहा कि नेहरू की वजह से हार हुई है। अब उतने वो शौक में पड़े कि वो बेचारे धीरे धीरे बीमार पड़ते चली गई। अब नेहरू की एक दूसरी पक्ष को देखते हैं। जब देश आजाद हुआ, सांसद सदस्य और कैबिनेट मंत्री की सैलरी क्या हो, क्योंकि पहले तो किसी को सैलरी न गांधी जी किसी को मिलती नहीं थी, हम आजाद थे ही नहीं, हम तो अपने पैसे से काम चलाते थे। अब देश आजाद होने पर हुआ कि कैबिनेट मंत्री और जो सांसद है उनकी सैलरी क्या हो। तो सीतारमैया उस समय वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्रियों का लेखा जोखा देखा कि कितना तनख्वाह मिलता है, और उससे जो है डबल जो है मतलब वहाँ के पीएम को मिलता है, और मनोरंजन कर उनको मतलब माफ था और मुफ्त में उनको मनोरंजन भी मिलता था। तो उन्होंने संसद में प्रस्ताव रखा कि 3000 रुपया जो है एक सांसद कैबिनेट मंत्री का होगा, और उसका डबल जो है 6000 प्रधानमंत्री का होगा। जब नेहरू जी ने सुना, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, जो तनख्वाह सांसद और संसद की होगी और कैबिनेट मंत्री की होगी, वही तनख्वाह भारत के प्रधानमंत्री की भी होगी। यह मंजूर हुआ, ओके हो गया। लेकिन बाद में नेहरू जी ने कहा कि देखिए, ये हमारा देश सादगी जीवन पर आधारित है, हमारे गांधी जी सादगी जीवन जीते हैं, इसलिए हम 3000 तनख्वाह न लेकर के सदन में कहा 2225 रुपया लेंगे। इस पर बात सहमत हो गई, और फिर बाद में नेहरू ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ 2000 ही सैलरी लेंगे, क्योंकि भारत में 2000 सैलरी उसमें बहुत बड़ी मानी जाती थी, और यहाँ जवानों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, मतलब त्राही त्राही मची हुई थी, अकाल पड़ जाता था, बहुत समस्या थी। तो वो बेचारे कहते थे हम 2000 में काम चला लेंगे। उसी समय हमारे प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद की तनख्वाह 10,000 रखी गई थी। उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं सिर्फ 2000 लूंगा और 8000 देश के लिए छोड़ता हूं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बच्चे बेटे जो भूखों मर रहे हैं, 8000 रुपया उनको दे दिया जाए, मैं 2000 में काम चला लूंगा। तो दोस्तों, जब इनको हक लग गया, कश्मीर में 1 साल तक रहे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। फिर ये आए 1 साल के बाद, फिर इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो फिर ये देहरादून चले गए और वहाँ पर भी रहे, लेकिन कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। और जब वो आसाम की तरफ जा रहे थे तो उनको एक बार हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद 27 मई सुबह 6:30 पर इनको दोबारा एक पैरालिसिस ब्रेन हेमरेज हुआ, और उसके बाद हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर्स आए, 6 घंटे तक कोशिश करते रहे, पर 2:05 पर एक बुलेटिन प्रसारित किया गया कि आंख की रोशनी अब नहीं है। मतलब उनको आंख की रोशनी इसलिए कहा जाता था कि जो हमारी आंखें हम देख कर आगे बढ़ते हैं, वो रोशनी बुझ गई है। तो जवाहरलाल नेहरू का एक नथु उनका सर्वेंट था। अब देखिए कितना दिलचस्प बात है दोस्तों, कि नथु जो है से कहते थे कि जब मैं आऊं अपने घर पर तो आधे घंटे पहले एसी चला देना। नथु ने समय से एसी चला दिया, लेकिन नेहरू जी लेट हो गए। नथु वहीं बैठे बैठे पैर लंबा कर करके दरवाजे के पास सो गया, कुर्सी पर बैठे हुए। नेहरू जी आए, सुरक्षा गार्ड साथ थी,
तो देखे कि ये सो रहा है, तो कुछ बोले नहीं, वो लांग करके उस पार गए और अपने ड्रेस वगैरह बदले, जो भी करना था किए। अब फिर जब आए तो लांग करके आए, पूरा सुरक्षा गार्ड सब लोग घबरा गए कि बाप रे बाप अब क्या होगा। पर नेहरू जी ऐसे आदमी थे, एक सुरक्षा गार्ड को बुलाए, बोले इसके पास खड़े हो जाओ, इसको कोई जगाए ना, ये जब तक नहीं अपने आप जगता है इसको सोने दो, पता नहीं ये कितनी रोटी खाया है, इसके घर में क्या समस्या है, कब से जगा है, और ये मेरा नौकर है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी नींद पूरी नहीं हुई, इसकी नींद पूरी होने दो, और जब वे अपने आप जग जाए तो इसको अपने काम करने दो। जब वो नथु जागता है, देखता है सुरक्षा गार्ड उसके पास खड़ी है, घबरा जाता है, तो कहते रहे घबराओ नहीं, हमारी ड्यूटी तुम्हारे ऊपर लगाई गई है कि तुम्हें नींद से कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हमारे नेहरू थे, जिनको लोग पानी पी पी करके दोस्तों गाली देते हैं। वही एक तो ऐसा शेर था जो लॉर्ड माउंटबेटन के सामने बैठ करके सिगरेट पीता था और पैर पर पैर चढ़ा के पीता था। किसी की हिम्मत नहीं थी भारत में जो गवर्नर जनरल के सामने, उसके बगले पर कुर्सी पर बैठ करके सिगरेट पीता हो। आप सोच लीजिए कि उसकी क्या वैल्यू थी अंग्रेजों के भी जमाने में। वो इंसान चाहता देश की आजादी में लड़ाई न लड़ करके, किसी भी देश में इतना पैसे थे उनके पास कि वह जा करके जो है बच जाते। आज हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ उनकी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, वहाँ यहाँ इज्जत नहीं होती है, विदेशों में चले जाते हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं और नागरिकता वहीं का ले लेते हैं। लेकिन यह पंडित नेहरू जो है ऐसा नहीं किया, और 56 साल की उम्र में अंतरिम सरकार में शामिल हुए और 57 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। और 27 मई 1964 को यह वीर सपूत भारत का लाल जवाहरलाल सदा सदा के लिए इस जग को छोड़ करके चला गया और भारत को डगमगाती हुई नैया से हट गया। उसके बाद हमारे माने जाने, आप जानते ही हैं, 5 फुट 2 इंच के लाल बहादुर शास्त्री ने बागडोर संभाली और 65 का युद्ध हुआ और उसमें हम जीते, उसमें हम हारे नहीं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर है। तो उस वीर सपूत जो लड़ाई के लिए शांति के साथ अंग्रेजों से लड़ता रहा, गांधी जी के पश्चिमों पर चलता रहा और पहला प्रधानमंत्री बना, और उसने हमारे देश के लिए IIT खड़गपुर की स्थापना की, भाखड़ा नंगल बांध बनवाया, स्टील व्हील प्लांट का स्थापना करवाया, एम्स कॉलेज खुलवाया, बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, मतलब हर चीज का उन्होंने व्यवस्था किया। और करते ही 75 साल की उम्र में वह इस दुनिया से विदा हो गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।